हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। कुछ टेक्निकल हिंड्रेंस के कारण कुछ दिनों से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का कि आगे से इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जो है वो ना हो। और हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के फिजिक्स का 6th चैप्टर, जिसके अंदर हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा, हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन ने अपना मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात ये कि अब तक हमने वर्क डन के बारे में तो पढ़ लिया। वर्क डन बेसिकली क्या था? फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वर्क डन मिल जाता है कि हाँ, किसी बॉडी ने इतना काम किया इतना वर्क डन किया। बट क्या सिर्फ वर्क डन जान लेना इनफ है? क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ वर्क डन जान लेना इनफ है? मैं आपको दो मशीन्स देता हूं। एक मशीन जो कुछ वर्क करती है 2 दिन में, और दूसरी मशीन वही सेम वर्क डन वो 1 दिन में निपटा लेती है। तो वर्क डन तो दोनों ने किया। तो क्या सिर्फ वर्क डन इंपॉर्टेंट था? नहीं, टाइम भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वर्क डन तो करना है, बट कितने टाइम के अंदर करना है। जब ये दोनों चीजें हमें पता चलती है तब पिक्चर के अंदर आती है पावर। हाँ, वो शक्तिमान वाला पावर याद है सबको? पर यार 90s के बच्चे नहीं हो ना तुम, शक्तिमान थोड़ी पता होगा तुम्हें। हाँ, तो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ वर्क डन। कितने टाइम के अंदर, कितने कम टाइम के अंदर हम कितना ज्यादा वर्क डन कर सकते हैं, ये किसी भी मशीन की, किसी भी बॉडी की पावर होती है। तो पावर को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, यानी W अपॉन में T। अगर मैं बात करूं एवरेज पावर की, एवरेज पावर, एवरेज पावर का मतलब है टोटल बॉडी ने कितना वर्क डन किया। सो टोटल वर्क डन, और उसे टोटल कितना टाइम लगा। मान लो एक बॉडी जो है वो 100 जूल वर्क डन करती है और 10 सेकंड्स में कर देती है, तो पावर कितनी हो गई? 10। यूनिट की बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर क्या है? टोटल वर्क डन बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। यानी सिंपल जो ये फॉर्मूला था, ये W अपॉन में T अगर मैं लिखना चाहूं किसी बॉडी के लिए, तो ये मुझे बताता है इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर की वैल्यू। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इससे पहले भी हम ये इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है इसका यूज कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पावर कितनी है। कोई जो मशीन है, मशीन की मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल पावर, अगर आपको बोला जाता है कि कोई मशीन है वो इतने हॉर्स पावर की है, तो वो हमें उसकी एक एवरेज पावर बताती है कि हाँ, ओवरऑल ये मशीन इतना पावर लगा सकती है। बट क्या हमेशा वो उतनी ही पावर का यूज करेगी? अगर एक क्रेन है वो एक ट्रक उठाती है और एक कार उठाती है, तो दोनों केसेस के अंदर उसने जो पावर यूज की वो डिफरेंट है। इसका मतलब यहां इंस्टेंटेनियस पावर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सामने आता है।
तो कार के केस में पावर कम यूज करनी पड़ेगी और ट्रक को उठाने के केस में पावर क्रेन को ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो वहां हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, यानी जब जो टाइम है, जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा होता है, उस केस में जो पावर है, अगर हम लिमिट की बात करें तो पावर dw अपॉन में dt के बराबर हो जाती है। dw अपॉन में dt, इसी को वर्क डन को हम F डॉट S भी लिखते हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं और फोर्स जो है वो मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो यहां ds अपॉन में dt दैट इज इक्वल्स टू F डॉट V। यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं तो वो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू बताता है। इसे हम लिख सकते हैं F V cos थीटा, F V cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस पावर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस पावर के कुछ स्पेशल केसेस की मैं बात करूं तो उन्हें हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास में इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज एफ वी कॉस थीटा। तो मैं इसका यूज करके कुछ केस कंसीडर करता हूं। पावर एफ वी कॉस थीटा के बराबर है। तो हम एक केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, जब फोर्स और वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, बॉडी जिसके ऊपर वेलोसिटी, जिसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वेलोसिटी भी अगर उसी सेम डायरेक्शन में हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पावर है, या पहले हम केस ही लिख लेते हैं, थीटा अगर 0 होता है, यानी किसी बॉडी को कुछ इस तरह से मूव करवाया जाता है कि फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 के बराबर हो जाता है। कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो पावर इस केस के अंदर एफ वी के बराबर हो जाती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह अगर मैं सेकंड केस लूं जहां थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, यानी इस तरह से मैं फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा रहा हूं और वेलोसिटी सामने की तरफ मैं लूं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो cos 90 0 होता है, तो पावर भी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब है इस केस में कोई पावर मुझे नहीं देखने को मिलेगी, तो मैं मिनिमम पावर का केस ले सकता हूं। तो ये कुछ केसेस थे जिन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, काम हो रहा है और कितनी देर में हो रहा है, अगर हम इन दो चीजों को पता कर लें तो हम किसी भी चीज के लिए पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशंस की, तो एसआई यूनिट जो पावर की होती है वो होती है वॉट। एसआई यूनिट होती है इसकी वॉट। ये वॉट जरूर सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कुछ किलो वॉट पर आवर समथिंग करके, वो एक एनर्जी की यूनिट है, बट वहां वॉट वर्ड का यूज किया जाता है जो कि पावर की यूनिट होती है। वॉट, अगर मैं 1 वाट की बात करूं
तो वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो यूनिट को हमें समझना है। अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन की, तो जो वर्क डन है उसका डायमेंशन होता है m1 L2 एंड t-2 एंड टाइम का जो डायमेंशन है वो होता है t1। ये ऊपर जाएगा m1 L2 एंड t-3। ये होता है पावर का डायमेंशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और यूनिट्स की जो पावर के लिए यूज की जाए, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला है यहां से, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मशीन्स के लिए यूज किया जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, जो आप सोच रहे हो वही है। हॉर्स मतलब घोड़ा। एक घोड़े की कितनी पावर होती है उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो जो कार्स हैं या इससे बड़ी मशीन्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है, ये जो बड़ी मोटर होती है उसकी जो पावर है उसे हॉर्स पावर के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि वहां वॉट फिर कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो 20 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर। जब हॉर्स पावर यूनिट जो है ये सामने आई थी, तो उससे पहले जनरली क्या होता था कि जितनी भी जो कॉमन पीपल थे, जो कॉमन लोग थे, जो मशीनों से वाकिफ नहीं थे, वो लोग बेचारे घोड़ों से अपना सारा काम करते थे। इधर उधर जाना या जो भी खेत वेत का काम है वो घोड़ों से करवाते थे। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल था कि ये जो मोटर हमने बनाई है ये कितना काम कर सकती है, इसकी कितनी पावर है। तो उनको समझाने के लिए इस यूनिट का जो है उसे लाया गया कि हाँ, ये जो मोटर है ये बेसिकली आपके 2 घोड़ों के बराबर या 3 घोड़ों के बराबर ये काम कर सकती है। तो वहां से हॉर्स पावर जो है वो सामने आई। तो इंडिया के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हॉर्स की जगह सांड, या राजस्थान में अगर होता तो ऊंट पावर, कैमल पावर की हम बात कर सकते थे, पर ऐसा नहीं था। तो हम हॉर्स पावर की बात करते हैं। और इसके अंदर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं पावर से रिलेटेड, तो सबसे पहला जो है, पावर वर्क की तरह ही एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये 2 वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से जनरेट हो रही है ना। फोर्स इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड एफ डॉट वी। और हमने ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। तो पावर क्या है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी, अगर मैं एक वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूं और ये कुछ कर्व हो, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए अगर मैं इस तरह से स्लोप की बात करूं, मैं इस ग्राफ के स्लोप की बात करूं, तो जो tan थीटा है वो एवरेज पावर के बराबर होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक पावर टाइम ग्राफ बनाऊं, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसमें कोई भी एक कर्व है, अगर मैं इस कर्व के नीचे का जो एरिया है
एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए पावर एंड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यहां अगर मैं एरिया की बात करूं, दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर ये ग्राफ पावर एंड टाइम है तो ये हमेशा वर्क डन के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।